नमस्कार। आप देख रहे हैं केडीएन। प्रस्तुत है बातचीत की प्रथम कड़ी, जिसमें हम लोग किसी भी मुद्दे पर किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ की गई ऑफ स्टूडियो बातचीत को प्रस्तुत करेंगे। आज की इस प्रथम कड़ी में केडीएन के प्रस्तोता सागर सिंह के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं निर्माता नवीन चौधरी। जैसा कि आपको पता होगा कि मैथिली रामायण सीतायन वेब सीरीज का शुभ मुहूर्त विगत 27 अगस्त को संपन्न हुआ। इसी अवसर पर ऑफ स्टूडियो नवीन चौधरी के साथ सागर सिंह की बातचीत का अंश प्रस्तुत है। वीडियो आरंभ करने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं सागर सिंह और स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान नवीन चौधरी जी। मिथिला के लिए एक जाना पहचाना नाम अभिनेता नवीन चौधरी। कई मैथिली फिल्मों में आपने इनका चेहरा देखा होगा। बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ सिनेमा किस तरह से मिथिला में बने, यहाँ पे कैसे निर्देशक आए, किस तरह से इस उद्योग को बढ़ावा मिले, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, न सिर्फ अभिनेता के तौर पर। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे शुरू करेंगे कि एक नए प्रकार का प्रयास है, एक बहुत बड़ी चीज़ को आपने हाथ लगाया है। मैथिली में सीतायन रामायण को हमने देखा एक अलग दृष्टिकोण से। राम हमारे बीच में रचे बसे हैं, लेकिन सीता मिथिला में रची बसी हैं, हमारी धियाँ हैं। उनके दृष्टिकोण से आप एक वेब सीरीज का निर्माण करने जा रहे हैं। क्या सोच रही है इसको लाने के लिए? सबसे तो पहले सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से सब लोगों का प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात जो आपने ये पूछा कि दृष्टिकोण क्या रही, क्या सोच क्या किया, मेरी नज़र में एक बात रही कि मैथिली सिनेमा तब तक अपने मुकाम को नहीं छू सकता है जब तक हम मिथिलांचल की विभूतियों की खोज करके उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और जब हम उन सब्जेक्ट को खोजने के लिए जाएंगे तो समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज़ है। उसके लिए कुछ शोध करनी पड़ेगी, उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। और सीता जिसके नाम से मिथिला की पहचान है, सीता जिसको पूजने वाले पूरी दुनिया के सनातनी लोग हैं, और हम कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस धरती पे जन्म लिए हैं जिस धरती से माता सीता का जन्म हुआ है। तो हम तो महसूस करते हैं, लेकिन आखिर माँ सीता की क्या खूबियाँ थी? आज दुनिया ने जिस माँ सीता को देखा, बहुत सारी रामायण बन चुकी है, लेकिन सीता को एक पतिव्रत नारी के रूप में देखा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा सीता को विलाप करते हुए देखा गया, सीता को मजबूर सीता दिखाया गया। लेकिन सीता उससे पहले, जब सीता की विवाह हुई, उससे पहले की जो सीता हमारे मिथिला की सीता थी, वो कितनी बड़ी वीरांगना थी। ये कुछ खोज की चीज़ें थी, और जब आप इसको खोज करेंगे, शोध करेंगे, तो आपके सामने चीज़ें सबकी साक्ष्य है, सारी पुस्तकें हैं, बस उसको ढूंढने की जरूरत है। और हम लोगों ने जब ढूंढा तो माननीय संतोष बादल जी, बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर, उनके साथ मैंने इस चीज़ों को शेयर किया और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और उसके बाद हम लोग बिल्कुल लग गए। और चंदा झा जिन्होंने मैथिली में रामायण लिखी, मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी गांव में जन्मा हूँ, उसी मिट्टी पे जन्म लिया हूँ जिस मिट्टी पे कोई चंदा झा जी ने जन्म लिया, और उन्होंने मैथिली में रामायण लिखी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। मैं पिछले 15 सालों से चंदा झा के लिए काम कर रहा हूँ। उनके स्मारक निर्माण से लेकर के उनकी समारोह तक मैं सक्रिय रहता हूँ, कर रहा हूँ। आप लोग भी आए हैं उस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। तो धीरे धीरे करते करते कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं चंदा झा की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया कि नहीं, यही काम करो। माता सीता का आशीर्वाद मिला, और बस ऊपर आज उसकी शुभारंभ कर चुके हैं, बड़े धूमधाम के साथ शुभारंभ किए हैं। और निश्चित रूप से आगाज इतना बढ़िया है तो अंजाम भी बढ़िया होना है। अब बहुत टेक्निकल चीज़ों पर मैं आता हूँ। एक अभिनेता के तौर पे आप भी काम कर रहे हैं। मैं किरदार का खुलासा करूँ इससे पहले मैं इनके मुँह से आप सुन लीजिएगा कि इनका किरदार क्या है इस फिल्म में। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर हम एक ऐसे समय में काम कर रहे हैं जब कहा जा रहा है कि मिथिला में सिनेमा धीरे धीरे अपने परवान को चढ़ रहा है। शायद 10 सालों के बाद मैथिली सिनेमा जो है एक अच्छे मुकाम पर होगा, ऐसा सब लोग मान रहे हैं। इस दौर में एक अभिनेता के तौर पे आप कौन कौन सी चुनौती महसूस करें? देखिए, हमारी चुनौती कहीं नहीं।
सोच की बातें ये है कि 50 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी और उसी दौरान मैथिली इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप में एक चरम पे गया और फिर उसी तरीके से औंधे मुंह गया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उसने अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, उसने अपनी भाषा के साथ खिलवाड़ किया, उसने अपने गीत नाद जो क्षमता थी उसके साथ खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से आज भोजपुरी सिनेमा की ये हाल है। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों को अच्छे प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं मिलता है। हमारी सबसे अच्छी बात ये है कि हम चाहे अपने आप को आज बाल्यावस्था में ही मैथिली इंडस्ट्री को मानते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को गंदी हमने नहीं। हमारे जितने कलाकार थे, हमारे जितने निर्माता रहे, जितने कलाकार ने काम किया, जितने निर्देशक ने काम किया, वो एक दायरे के अंदर काम किया, मिथिला की परंपरा, मिथिला की संस्कृति के अनुसार काम किया, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही मेरा मानना है कि हम निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री को 10 साल में बहुत ऊपर हम लोग लेकर किया। प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ मैथिली सिनेमा को, ममता दावे गीत और कन्यादान आज से 50 साल से ऊपर 50 दोनों फिल्मों को बने हुए। तकनीकी रूप से उस वक्त जो तकनीक मौजूद थे उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ तो ममता दावे गीत और कन्यादान जैसी फिल्में मुझे बहुत मजबूत और सशक्त नजर आती हैं। मुझे उस समय बॉलीवुड के बहुत नामचीन लोगों का नाम याद आता है जिन्होंने योगदान किया उस फिल्म में। 50 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम आज तकनीकी रूप से मैथिली सिनेमा को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए? आपको लगता है कि हमारे पास कमी है, प्रोड्यूसर उस ढंग से नहीं काम कर पा रहे हैं, या मैथिली सिनेमा उस दृष्टिकोण से बढ़ना नहीं चाहिए? नहीं, हमारा ये मानना है कि आप चल के मुंबई इंडस्ट्री में देखिए, ये बोल आपको सारे टेक्नीशियन में से 50-60%, 70% मिथिलांचल के मिलेंगे। अच्छे प्रोडक्शन में बैठे हुए लोग मिथिलांचल के बैठे हुए हैं, अच्छे डीओपी मिथिलांचल के लोग हैं। तो मैं कई बार काम किया तो मुझे वो मिलते हैं। तो ये तमाम लोग मिथिला के लोग जाकर के बॉम्बे इंडस्ट्री को उसको मजबूत कर रहे हैं, और यहाँ वो काम नहीं कर रहे। इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं मैथिली भाषा को, मैथिली संस्कृति को एक दायरे में बांध रहे हैं, उसको तोड़ने की जरूरत है। और जब तक हम उसको नहीं तोड़ेंगे तब तक हम समग्र मिथिला की जो बात करते हैं, संपूर्ण मिथिलावासी की जो बात करते हैं, हम जब तक अपनी भाषा को उस स्तर तक नहीं लेके जाएंगे तो हमारा नहीं होगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि हमको यहाँ की जितनी जाति है सभी में तो मैथिल है, लेकिन उनको इस बात के एहसास हमको करवाना पड़ रहा है कि आप भी मैथिल हैं, ये मिथिला आप ही क्या है, ये भाषा आपका है। उनको तब समझ में आएगी जब उनकी चीज़ों को हम उठा कर फिल्मों को करते हैं। हर समाज में एक से एक भगवान के स्वरूप में लोग बैठे हुए हैं। आज राजा सलेश हम लोगों ने काम किया, आज दुसाध समाज के लिए राजा सलेश भगवान है। उसी तरीके से मिथिलांचल के एक से एक विभूति है जो विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हमें उस पर काम करने की जरूरत है, और जब हम उस पर काम करेंगे तो आम समाज हमसे जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, क्योंकि दर्शक देखने वाले सबसे ज़्यादा वहाँ पर। दूसरी सवाल जो आपने कहा कि तकनीक की क्या प्रॉब्लम है, तो जो 50 साल पहले कन्यादान या ममता गए गीत ये सब फिल्में बनी, तो चूँकि उसकी पटकथा बड़ी सशक्त थी, उसमें अभिनय क्षमता बहुत अच्छा रहा, तो वो फिल्में चली। अब क्या है कि आप भी जान रहे हैं कि वीएफएक्स का जमाना है। अब आप एक अच्छी फिल्म तभी बना सकते हैं जब आपके डायरेक्टर के पास एक अच्छा वो डायरेक्टर को वीएफएक्स का ज्ञान हो, वो डायरेक्टर एक अच्छा कैमरामैन हो, उसके संपूर्ण, एक डायरेक्टर का मतलब होता है कि हर एक विधा फिल्म का उसके पास उस जानकारी हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी। अब तभी सफलपूर्वक फिल्म का निर्माण। बिना नाम लिए मैं बता दूं आपको, नवीन जी ने बिना नाम लिए अभी संतोष बादल जी का जिक्र किया है। इन सारी विधाओं में वो व्यक्ति काम कर चुके हैं ऑलरेडी, संतोष बादल जी, जो कि इस मैथिली रामायण सीता के निर्देशक हैं। बात कर रहे थे हम अभी कि तकनीकी दृष्टिकोण से पीछे हो जा रहे हैं या पटकथा के दृष्टिकोण से पीछे हो जा रहे हैं। एक बहुत अहम बात आप ही के बात से निकल के मेरे पास आई कि मिथिला के लोग वहाँ बैठे हैं, बड़े पद पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं भी जान रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को भी जान रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, कैमरा का क्षेत्र हो, साउंड का क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, हर जगह मिथिला के लोग। ट्रेनिंग की कितनी आवश्यकता आपको महसूस होती है
इस फील्ड में काम करने के लिए? न सिर्फ मैं अभिनेता के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ, किसी को निर्देशक बनना है, किसी को कैमरा पर्सन बनना है, किसी को साउंड के क्षेत्र में जाना है, ट्रेनिंग की कितनी आवश्यकता आपको महसूस होती है? क्या बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आज क्या है कि हमारे आपके यहाँ रंगमंच एक बहुत बड़ा विधान है, एक से गाँव चली जाएगी रंगमंच के कलाकार आपको मिले, रंगमंच पे उन्होंने काम किया होता है, लेकिन एक रंगमंच पे काम और कैमरे पे दोनों आकाश जमीन का, दोनों के प्लेटफॉर्म अलग अलग है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दोनों का अलग अलग विधाएं हैं और दोनों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जब तक आपके पास प्रशिक्षण नहीं होगा, अच्छे निर्देशक आपके साथ नहीं जुड़ेगा, अच्छी टीम आपके पास नहीं होगी, जैसा कि हम लोगों ने घोषणा किया, हमारे निर्देशक साहब भी आपको बताए होंगे कि हम लोग लगभग इस जो वेब सीरीज है उसमें 200 कलाकारों का चयन करने जा रहे हैं और गाँव-गाँव घूम करके चयन करेंगे, गाँव-गाँव में ऑडिशन है और चयन करने के बाद उनका प्रशिक्षण होगा। और वो प्रशिक्षण केवल ऐसे प्रशिक्षण नहीं होगा, 1 महीने का जो हमारे डायरेक्टर साहब ने प्रशिक्षण रखा है वो पूरे कॉस्ट्यूम के साथ, उस कॉस्ट्यूम के साथ जिस तरीके से आप कभी नाटक में रिहर्सल करते थे, आप तो स्वयं रंगमंच के महारथी हैं, तो जिस टाइम में महीनों हम लोग एक नाटक खेलने के लिए 1-1 महीना कम से कम रिहर्सल किया करते थे, तब जाकर के नाटक लेकर के जाते थे मंच पे। तो इसमें ये तमाम चीज़ किया जाता है, क्योंकि कलाकार तो हमारे प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो उन्हें हमको प्रशिक्षण भी देना है, उन्हें प्रशिक्षित कर करके तब हमको कैमरे के सामने लेकर के चलना है। तो ये चुनौती तो है, लेकिन मिथिलांचल की गुण पे उसकी सर्वगुणी जो लोग हैं उसमें मुझे कोई शंका नहीं है और निश्चित रूप से वो सफलतापूर्वक करने में सक्सेस हो। कितनी बड़ी विडम्बना है। देखिए कि एक और हम बात करते हैं कि निर्देशक बाहर से आकर 45 दिनों का या 50 दिनों का प्रशिक्षण रखते हैं। आपने भी कहा कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है और इसी मिथिला में विश्वविद्यालय के अंदर चल रहे नाट्य विभाग की पढ़ाई में 60 सीटें हैं और मैच 12 से 15 एडमिशन हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है और इस विडम्बना के साथ हम लगातार जी रहे हैं। मिथिला में सिनेमा बन रहे हैं, दोनों तरह की सिनेमा को आप देख रहे हैं। एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में हैं वो भी बनी है। विगत दिनों की बात करूँ तो राजा सलहेस, श्याम भास्कर जी के निर्देशन में बनी फिल्म विद्यापति, मिलन और मैथिली, ये 4 फिल्में अभी रिसेंटली आप देखी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक नई पॉज जो आई, एक नया सिलसिला जो चला, उसमें गाँव घर की बात चलती है, धुएं की बात चलती है, पाठ सौरभ की फिल्म पोखर के दिनों पार की बात चलती है। इनसे प्रेरित होकर और लोग भी फिल्म बनाने के लिए प्रेरित होकर मिथिला में आ रहे हैं। फिल्में बन रही हैं, दोनों अलग अलग पायदान की फिल्में हैं। एक फिल्म फेस्टिवल के लिए दौड़ी चली जाती है। अभी बातचीत चल रही थी मेरी निर्देशक महोदय से, उन्होंने कहा कि ये कॉमर्शियल सिनेमा में जो दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, उसकी जो मार्केटिंग होनी चाहिए, उससे जो मुनाफा पैदा होना चाहिए, क्या वो हम पैदा करने के दृष्टिकोण में है? और अगर अभी नहीं है तो आपको क्या लगता है कितने सालों में पहुँच जाएगा वहाँ? नहीं, अब हम करना चाहिए। अब हम शौक से काम कर रहे हैं कि चलो अब एक फिल्म बनाना है तो आओ हमारे पास बहुत पैसा है, चलो प्रोड्यूसर बन जाते हैं बना। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मत आए, मत बनाए, आपका पैसा दूसरी किसी चीज़ में लगा दे, आपका काम आएगा। इस विधा में ना, इस विधा को बर्बाद ना करें। ये बिल्कुल माँ शारदा का जो एक आशीर्वाद होता है, वो आशीर्वाद जिनको प्राप्त होता है वही इस विधा को मर्म को समझते हैं और वो उनको पता है कि विधा क्या होता है। तो इस तमाम चीज़ को करने के लिए पहले ही सारी बातें हमने कहा, लेकिन एक जो सबसे अच्छी बातें होंगी जिसके लिए अब हम आप जैसे लोगों को पूर्णतया सतर्क हो जाना पड़ेगा, वो ये है कि 2024 में बिहार सरकार ने फिल्म नीति गठन कर दी, गठन हो गया, प्रोसेस में भी आ गया है। लेकिन इसकी फायदा मैथिली फिल्म इंडस्ट्री कैसे उठाए, इसके लिए यहाँ इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को सोचना पड़ेगा और उस पर पूरी तरीके से खड़ा रहना पड़ेगा। तब क्या है कि उसके लिए भी प्रशिक्षित होने की जरूरत है। आप अगर फिल्म नीति आयोग जो अपना बनाया 2024 का, उससे आपको अनुदान मिल तो जाएगी, लेकिन उसकी क्या कैटेगरियाँ है, किन किन बिंदुओं पे आपको काम करना है, आपको डे 1 से काम करना है और डे 1 से उसकी तमाम जो प्रारूप है उसको आपको लेकर के चलना होगा। नहीं तो पता लगा कि आप उस जोश में बना लिए, कल के डेट में भटकते रहेंगे, आपको कहीं कोई अनुदान मिलना नहीं। इसके लिए पूरी एक जो परफॉर्मा है उसको आप डे 1 से तैयार करें और उसकी जो शर्तें हैं, उसकी जो नियमावली है
उस पूरे नियमावली की अध्ययन करके और हमें उस पर काम करना चाहिए। चूँकि बिहार फिल्म नीति आयोग की अगर गठन हुई है तो मैं आपको बताऊं कि बिहार के अंदर सिर्फ मैथिली ही एक भाषा है जो अष्टम सूची में शामिल है, हमारी संवैधानिक भाषा है। इसलिए सबसे बड़ा हक मैथिली भाषा के कलाकारों का बनता है, मैथिली सिनेमा का बनता है। और तो मैं एक जिक्र में कर दूं कि झारखंड में भी सब्सिडी की जब बात चली थी तो एक वर्ष ऐसा था जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती आकर वहाँ सिनेमा बना गए और उसमें जो सब्सिडी की रकम, जो राशि सरकार के पास थी, वो सारी राशि उन्होंने प्राप्त की अपना बजट दिखलाकर, और लोकल फिल्म मेकर्स के हाथ में कुछ नहीं बचा। तो क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार को ध्यान देना होगा, ये जो फिल्म नीति हमारे यहाँ बनी है उसमें ध्यान देना होगा कि हम जो क्षेत्रीय लोग काम करने वाले, जो क्षेत्रीय सिनेमा के ऊपर काम करने वाले लोकल लोग हैं, उन तक ये अनुदान सही से पहुँच पाए, इसके लिए प्रयासरत होना होगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए तो सरकार तो काम करेगी, सरकार तो मदद देने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने पहले भी किया कि सरकार की जो नियमावली है आपके पास उसकी पूरी जवाब होनी चाहिए, आपका एक एक कदम उस नियमावली के अनुकूल होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट देगी आपको। आप ही के लिए तो है, इसलिए घोषणा किया गया। और अब एक बहुत सहज सा प्रश्न, हम आपने बताया, मैं भी कुछ वर्षों से अनुमति कर रहा हूँ, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर किसी को लगता है कि वह अभिनेता है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। मोबाइल फोन पे लगातार रील्स बनाने वाले भी बिल्कुल अभिनेता मान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप नए पीढ़ी के जो युवा हैं, जो रील्स बना करके भी स्वयं को समझते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और फेम का दौर है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं उनका, तो आपको लगता है कि ऐसे युवाओं को किस तरह के प्रशिक्षण के लिए जाना चाहिए, किस तरह का प्रशिक्षण लेना चाहिए? क्या थिएटर उसका एक माध्यम बन सकता है, क्या फिल्म इंस्टीट्यूट उसका एक माध्यम बन सकता है, या मिथिला में इस तरह के लोग हैं जो उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं? आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, निश्चित रूप से थिएटर तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी जो किसी बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन होती है, तो एक कलाकार की प्राइमरी एजुकेशन थिएटर है, और आप वहीं से सीख कर करके फिर आप तमाम विधाओं में काम करते हैं, लेकिन पहला वहीं से स्टार्ट है और वो एजुकेशन है। तो जो रील बना रहे हैं लोग कर रहे हैं, लेकिन बस उनसे तो मैं एक ही आग्रह करूंगा कि अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए, अपनी सभ्यता संस्कृति का पालन करते हुए उस दायरे में आकर के काम करें, और उनको बहुत शौक है, आए हम लोग के साथ काम करें, हम लोग करेंगे प्रशिक्षित होंगे। और अब दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, ये इस नए सीरीज में आपको अलग अलग किरदारों में हमने अब तक देखा है, नायक के तौर पर देखा, खलनायक के तौर पर देखा, राजा बनते हुए देखा, प्रजा बनते हुए देखा। इस सीरीज में आप अपने किरदार के बारे में बताइए, क्या कहते हैं? इस सीरीज में एक बहुत ही अहम जवाबदेही, एक जिम्मेवारी जो कैरेक्टर है। अगर रामायण का हीरो राम है तो रामायण का विलन रावण है, और मुझे रावण की भूमिका करने की जवाबदेही दी गई है। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि ये कैरेक्टर रिलीज करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक कलाकार के अंदर जो भूख होती है वो तो खेलना चाहता है, उसके अंदर तो भूख होती है। जब देखा है कैमरे के ऊपर रावण बनते हुए किसी को, तो मैं बता दूं कि अंदर से वो बहुत बड़ा राम भक्त रहा है। ये कंडीशन यहाँ भी है। हाँ, निश्चय। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नवीन जी आपको कि इस किरदार को आप निभाएं, और हमें पूरी उम्मीद है जिस जेंटलनेस के साथ आपने बाकी किरदारों के साथ न्याय किया है, आप इसके साथ भी करेंगे। आपकी ये सीरीज जिस मुकाम तक आप पहुँचाने की बात कर रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से आप लोग आगे बढ़े हैं, सीता के दृष्टिकोण से इसे निभाने की चेष्टा कर रहे हैं, पूरे मिथिला ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्म इंडस्ट्री जितने भी हैं, हम उनके लिए एक मिसाल कायम कर सकें। हमारे स्टूडियो में आप आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।